सर जैसे कि आजकल जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं जिसको कि कॉमनली लेमन डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी शब्द न तो पुराने कानून में था, न आईटी एक्ट में है, न वीएनएस में है, न किसी मेजर माइनर एक्ट में है। ये टर्मिनोलॉजी कानूनन नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती है और डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये लोगों को क्या मैसेज दे सकते हैं कि ऐसे समय हमें कैसे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले हमें हमारी वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं, हमारी कमजोरी को एक्सप्लोर करते हैं। हम पैनिक हो जाते हैं तुरंत। हमें पैनिक नहीं होना है। पहली बात, पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है, सबसे पहले उनसे एक सवाल करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आर्य, मैं एक साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर हूँ सर। और आज हमारे साथ एक क्राइम ब्रांच से डॉक्टर आदेश दंडोसिया सर हमारे साथ। आपका स्वागत करती हूँ सर आज की पॉडकास्ट में। सर जैसे कि आजकल जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं जिसको कि कॉमनली लेमन डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट? देखिए मैम, डिजिटल अरेस्ट को अगर आप देखें तो कई तरह के कॉल आते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 3 तरह के कॉल्स आते हैं। जैसे कि एक कॉल आएगा, नमस्कार, मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूं। तो किसी भी कुरियर सर्विस का नाम लेगा और ये आपका पार्सल जो मुंबई से वियतनाम जाने वाला था या थाईलैंड जाने वाला था या कंबोडिया जाने वाला था या हांगकांग जाने वाला था, उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएँ। सेकंड कॉल इस तरह के आते हैं कि मैं ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ। ट्राई मतलब ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर से बोल रही हूँ। आपका एक जो आपकी जो सिम है 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएँ। और तीसरा इस तरह का कॉल आता है कि नमस्कार, मैं आरबीआई के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट 2 घंटे में बंद होने वाला है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएँ। फिर आप 9 दबाते हैं। 9 दबाने के बाद फिर वो बोलता है कि आपके पार्सल में, जो पहले केस में बोलेगा, आपके पार्सल में इलीगल ड्रग एमडीएमए निकला है, कुछ 2, 2.5 या 4 किलो कपड़े हैं, कुछ पैन कार्ड्स हैं, कुछ आधार कार्ड हैं और आपके चूँकि अब आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। आपका केस मैं मुंबई क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मुंबई क्राइम ब्रांच उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि आप मुंबई क्राइम ब्रांच को मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ, होल्ड करिए। तो मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करा देगा या मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करा देगा या बोलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, सीबीआई से कनेक्ट करा देगा, ईडी से कनेक्ट करा देगा। और सेकंड केस में आपके सिम से इलीगल एक्टिविटी जो ही है, वुमेन्स के लिए अब्यूज़ किया गया है, प्रोफाइल बनाई गई है, आपका नंबर आया है इलीगल एक्टिविटीज़ में और आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है, एफआईआर हुई है। बस मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ उस एजेंसी में जहाँ आपकी एफआईआर है, तो वो कनेक्ट कराएगा फिर ईडी, सीबीआई या क्राइम ब्रांच से। थर्ड केस में आपके अकाउंट में गलत पैसा आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है, मिसयूज किया गया है क्रेडिट कार्ड का, आधार कार्ड आपका लगा है बैंक का, मैं आपके खिलाफ ईडी और सीबीआई में एफआईआर है, आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ मैं कि आपको उनसे कनेक्ट करा देता हूँ। तो फिर तीनों में उसको कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट कराने के बाद फिर वो बोलते हैं कि आप तुरंत मुंबई आ जाइए ऑफिस। तो वो बोलते हैं कि हम सर नहीं आ सकते हैं, 2 घंटे में आप मुंबई आ जाइए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो मना करते हैं, सर हम नहीं आ पाएंगे 2 घंटे में। अच्छा, फिर एक काम करिए, आप वीडियो कॉल पर आइए, मैं आप परमिशन लेता हूँ। फिर वो परमिशन का दिखावा करते हैं लेने का और फिर उन विक्टिम्स को वीडियो कॉल पर लेते हैं। फिर वीडियो कॉल पर ये बोलते हैं, अब आप गेट बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, अब आप वीडियो कॉल को काटेंगे नहीं, कहीं भी ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे, हमारी बिना परमिशन के यू आर डिजिटली अरेस्ट। और इस तरह उनको अरेस्ट किया जाता है। फिर उनको भय दिखाया जाता है। फिर ये बताया जाता है कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, वो पैसा इलीगल पैसा है, अब वो लीगल है या इलीगल ये हम चेक करेंगे। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आरबीआई का एक बैंक अकाउंट है, उसमें पहले आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, आरबीआई चेक करेगा, हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद वेरिफिकेशन के बाद 2 घंटे में आपको आपके अकाउंट में पैसा वापस मिल जाएगा। इस तरह से विक्टिम्स उसमें पैसा पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं आपको कई केसेज बताता हूँ। पहला केस आया था डॉक्टर दंपत्ति का, जो जिनके साथ लगभग 3 दिन तक लगभग 52 घंटे के करीब डिजिटल अरेस्ट रहा। फिर एक केस आया, एक सॉफ्टवेयर वो इंजीनियर का एक केस आया, आईटी एक्सपर्ट, आईटी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था,
उसका केस आया, जो 24 घंटे डिजिटली अरेस्ट रहा। फिर एक साइंटिस्ट का केस आया, वो लगभग 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। फिर एक महिला का केस आया जो लगभग 3 से 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही। तो कहीं ना कहीं इसमें जो एजुकेटेड लोग थे उनको टारगेट ज़्यादा किया गया और वो चूँकि समझ नहीं पाए और उनके साथ फ्रॉड हुआ। इसमें कई बैंक मैनेजर भी हैं जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, वर्तमान बैंक मैनेजर भी हैं, और इसमें कई रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इन लोगों में ये इस फ्रॉड का शिकार हुए। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी शब्द न तो पुराने कानून में था, ना आईटी एक्ट में है, ना वीएनएस में है, ना किसी मेजर माइनर एक्ट में है। ये टर्मिनोलॉजी कानूनन नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती हैं और डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये शब्द साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा क्रिएट किया गया शब्द है, बनाया हुआ शब्द है, और उनके द्वारा साइकोलॉजी का यूज करते हुए और उनके साथ फ्रॉड किया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट इज ए टोटली मेंटल अरेस्ट। ये मेंटल अरेस्ट है। जैसे पहले आपने सुना होगा एक कहानी के हाथी का बच्चा था, उसके पैर को एक रस्सी से बांध देते थे, तो वो बचपन से वो देखता हुआ चला आया वो हाथी। अब हाथी बड़ा भी हो जाता है तब भी वो एक साइकोलॉजी काम करती है, उसके रस्सी पैर में ही बंधी हुई, जबकि एक झटके में वो तोड़ सकता है, लेकिन वो मेंटल अरेस्ट में, वो उसका मेंटल ब्लॉक है कि मैं इससे बंधा हुआ, मतलब मैं जा नहीं सकता हूँ। तो दैट इज द पॉइंट। तो इट इज ए सम काइंड ऑफ मेंटल अरेस्ट। तो सर, ये जो साइकोलॉजिकल वीकनेस है, मानसिक जो कमज़ोरी को लोगों की, ये यूज़ किया जाता है जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी सर कि सपोज़ अगर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर ये हो गया है तो ऐसे समय में जो हम उस समय कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि 7 दिनों के लिए लोग अरेस्ट हुए, 5 दिनों के लिए लोग अरेस्ट हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पैनिक हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है उनको, तो वो जैसा सामने जो क्रिमिनल बोलता जा रहा है वैसे करते जाते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को क्या मैसेज दे सकते हैं कि ऐसे समय हमें कैसे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले हमें हमारी वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं, वो हमारी कमजोरी को एक्सप्लोर करते हैं। हम पैनिक हो जाते हैं तुरंत, हमें पैनिक नहीं होना है। पहली बात, पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है, सबसे पहले उनसे एक सवाल करिए कि सर आप अपने ऑफिशियल नंबर से, लैंडलाइन नंबर से कॉल करिए। नंबर 2, अगर आपकी सिम का गलत इस्तेमाल हुआ भी है, अगर आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ भी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप आधार कार्ड कई जगह देते हैं, आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नंबर 3, ऑलवेज यूज मास्क आधार कार्ड। कभी भी आपको यूज करना है, चूँकि आधार कार्ड पर बात आई है तो मैं ये कहना चाहूँगा हमेशा मास्क आधार कार्ड का उपयोग करें। नंबर 4, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी जल्दी काम नहीं करती। आप तत्काल वीडियो कॉल पर आइए और आप ये करिए, आप वो करिए, ऐसा कभी नहीं करती है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक प्रक्रिया का पालन करती है। जो कानून में प्रोसीजर दिया हुआ है वीएनएसएस में या अन्य जो प्रोसीजर उनको फॉलो करने होते हैं, उनके कई रूल्स में, बाय लॉ, सब लॉज में, जिनमें तो उनमें उस रूल्स को फॉलो करते हैं ये लोग। तो एक प्रक्रिया का पालन करते हैं और जल्दबाजी कर रहे हैं, इट मीन्स ये फ्रॉड है। कभी भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पैसा नहीं मांगती है। अगर वो आपसे पैसा मांग रहे हैं तो ये मान के चलिए ये फ्रॉड है। अगर कभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर कोई अकाउंट सस्पेक्टेड है, उसमें चलो सपोज टू बी मान भी लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, तो उस अकाउंट को ब्लॉक कराएगी, फ्रीज कराएगी, ना कि उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल अरेस्ट में आपको दिखेंगे डीआईजी बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं, सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं हैं। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सामान्यतः इसमें सब इंस्पेक्टर रैंक का या इंस्पेक्टर रैंक का होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल कोर्ट भी लग जाती है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वीडियो कॉल पर आपके स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं, बट वो तब है जब आपको प्रेयर नोटिस दिया जाता है, बाकायदा समय दिया जाता है आपको, और आपको जब चूँकि आप वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, अस्वस्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वीडियो कॉल पर भी स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं, बट उसके लिए प्रायर नोटिस होता है, समय होता है। अगर जल्दी कोई कर रहा है, इट मीन्स वो फ्रॉड है। और डिजिटल अरेस्ट जैसा कि मैंने बताया कोई शब्द है ही नहीं, तो केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फिजिकल अरेस्ट करती है, ये सिर्फ मेंटल अरेस्ट होता है। हमें कोई भी अगर पैनिक सिचुएशन बताता है, पैनिक नहीं होना है, डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना, लगातार उनसे क्वेरीज करनी है, प्रश्न पूछते रहें, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे उसमें और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। दूसरी बात,
हमेशा शेयर करें। मैंने इन केसेज में देखा है लोग फैमिली में ही अपने फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का कॉल आया है, तो हमेशा फैमिली मेम्बर से भी शेयर करें। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर जरूर करें अपनी कोई प्रॉब्लम। कोई पैनिक कॉल आता भी है, तुरंत अपने फ्रेंड से पूछें कि यार मुझे इस तरह का कॉल आ रहा है, क्या ये फ्रॉड हो सकता है, सही हो सकता है, और आपको लगता है ये गलत कॉल है तो उसकी रिपोर्ट चच्चू पोर्टल पर करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू हमने ज़रूर जो सामान्य जो हमारी पॉपुलेशन है, जनता है, उनको कुछ ना कुछ अवेयरनेस पहुंचाई है। और साइबर से रिलेटेड ऑनलाइन जो भी क्राइम होते हैं उनसे बचने में उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।